हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुछ नया सीखे में। हम अपना टॉपिक स्टार्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था मोटिवेशन। और मोटिवेशन में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और काफी कुछ पढ़ना बाकी है हमारा। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हम डेफिनेशंस, टाइप्स, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी साइकिल, मोटिवेशन साइकिल जो भी थी वो हम सब पढ़ चुके हैं। टाइप जैसे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे हम। और कुछ इसकी थियोरटिकल अप्रोचेस हैं वो हम आज पढ़ेंगे और कुछ एक दो थ्योरीज भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारा मोटिवेशन का सेकेंड पार्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक का नाम है हमारा थियोरेटिकल अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन, या फिर सीखने के सिद्धांतों का स्वरूप। देखिए टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें बताएगा कि मोटिवेशन हम क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं और क्या क्या हम इसमें दे सकते हैं मोटिवेशन के लिए। ये सब चीजें किस तरीके से सिखाई गई हैं, साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से बताते हैं, उनका क्या क्या अप्रोचेज है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमने इन्हें तीन अप्रोचेस में डिवाइड किया है: व्यवहारवादी, सहचार्य सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और मानवतावादी सिद्धांत। पहले मैं बता देती हूँ व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, जिसे हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। समस्याओं के प्रति सीखने वाले की जो विशेष अनुक्रियाएं होती हैं, इन दोनों के सहचार्य से व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। यानी कि एक जो व्यक्ति है सीखने के लिए, उसके सामने जो समस्या है, तो उस व्यक्ति में और उस समस्या के कारण जो उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति में अनुक्रियाएं हैं, उस अनुक्रियाओं से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। मतलब सपोज कोई भी व्यक्ति के सामने एक समस्या है और वो समस्या जो है वो उसे देख रहा है और उस समस्या को देखने के उपरांत वो कोई भी अपनी अनुक्रिया करता है, यानी कि उसके रेस्पॉन्स में कुछ भी करता है, रेस्पॉन्स करता है उसे। तो उस रेस्पॉन्स से उस व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो सब उनकी व्याख्या की जाती है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत में। जैसे कि आपको पता है व्यवहारवादी लोग जो होते हैं वो बिल्कुल फोकस करते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आए। व्यवहारवादी इसलिए ही उन्हें कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी चीज सीखता है उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो वो उस चीज को सीखा है, अदरवाइज नहीं सीखा है। तो इसे इसी रूप में समझाया जाता है कि जो समस्या है, समस्या और व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया, उसके व्यक्ति द्वारा किया गया रेस्पॉन्स से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उन सब की व्याख्या जो है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग की जाती है। ये एक अप्रोच है और ये अप्रोच हमारे जो इसके प्रवक्ता है, यानी कि कौन कौन फॉलो करते हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलव है, क्लार्क हल है, ये सब लोग जो हैं इसी अप्रोच को फॉलो करके उन्होंने बहुत सारी स्टडी की है। जैसे कि अगर हम मोटिवेशन से आगे से रिलेट करते हैं तो थॉर्नडाइक जो है मोटिवेशन का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है थॉर्नडाइक का, वो जो है मोटिवेशन के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी अनुक्रिया को करने के उपरांत उसका क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बताता है कि व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो लिया जाता है। जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट है वो मोटिवेशन से किस तरह से रिलेट होता है कि अगर उसका जो प्रभाव है वो पॉजिटिव प्रभाव है तो वो हमें और अभिप्रेरित करेगा कि हम और अच्छा काम करें। तो जो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है वो मोटिवेशन से इस तरह से रिलेट है। जैसे स्किनर है, स्किनर की अगर हम बात करते हैं, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट दिया था, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन वो एक प्रक्रिया या उसका एक उद्दीपन के बाद किया गया रेस्पॉन्स है किसी भी व्यक्ति का। किसी भी उद्दीपन जो इस व्यक्ति को दिया जाता है उसके बाद जो उसका
रिस्पॉन्स आता है उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। यानी कि सब, ये मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन एक बार मैं आपको फिर पढ़ा देती हूँ ये चीज क्या होती है। रीइंफोर्समेंट, जैसे किसी भी कोई भी व्यक्ति ने कार्य किया और कार्य करने के बाद उसे हमने शाबाशी दे दी, वाह बहुत अच्छा काम किया है, तो वो क्या करता है, उस कार्य को दोबारा से करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है, उसके अंदर अभिप्रेरित हो जाता है कि हाँ उस कार्य को हम दोबारा से करें। यानी कि पहले जो है उसे हमने उद्दीपन इस टाइम दिया है और बाद में उसका पहले अनुक्रिया उस व्यक्ति ने की है, बाद में हमने उसे उद्दीपन दिया है, तो इसी को हम कहते हैं पुनर्बलन। तो ये जो पुनर्बलन स्किनर ने दिया था वो भी इसी अप्रोचेस के थ्रू दिया था, व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत के अप्रोच। ऐसे ही हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं पावलोव और क्लार्क, उन्होंने भी यही अप्रोच को फॉलो किया है। दूसरी हम बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारे वर्टीमर है, कॉलर है आदि हैं। वर्टीमर और कॉलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने पढ़ा है, वो यही बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें अपनी अंतर्दृष्टि से खोजबीन करके और सूझबूझ से उस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करते हैं। यानी कि जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा, मोटिवेशन रहेगा, वो उसका इंट्रिंसिक है। एक तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, इंट्रिंसिक है, यानी कि उसके अंदर से ही उसकी सूझबूझ काम आएगी। इस समय जो उसके अंदर से काम आता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फॉलो करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक है। यानी कि बाहर से, क्योंकि व्यवहार जो है व्यवहार में जो है बाहर की तरफ उसे प्रदर्शित होता है। किसी भी व्यवहार को हम बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर से तो हमें पता नहीं किसी भी व्यक्ति का, तो उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को अप्रोच करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानवतावादी। जैसे कि अब्राहम मास्लो है, आवश्यकता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ये जो है मानव के ऊपर, कि मानव जो है एक व्यक्तिगत रूप से किसी भी मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी मोटिवेशन का, वो हम अब्राहम मास्लो आवश्यकता के सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे। उसे हम एक पर्टिकुलर मानव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं मानवतावादी अप्रोच। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इनका। अब हमने पढ़ लिए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर। पिछले हमारे जो वीडियोस हैं उनमें हमने ये सब पढ़ा है और इसे हम किस तरह से रिलेट करेंगे मोटिवेशन में, ये मैंने आपको बता दिया है। या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो आपका मोटिवेशन से किस तरह से लिंक करता है, या रीइंफोर्समेंट किस तरह से लिंक करता है, कौन से सहचार्य सिद्धांत पे ये दोनों डिपेंड करते हैं। इस तरीके से जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कॉलर और वर्टीमर का, वो कौन से अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है। अब हम बात करते हैं अब्राहम मास्लो की आवश्यकता के सिद्धांत। शुरू करते हैं। मास्लो ने क्या किया, किसी भी व्यक्ति की नीड आवश्यकताओं को उन्होंने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया, यानी कि 5 डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने नीड को डिफरेंशिएट किया। तो उसमें जो थी उन्होंने देखा कि व्यक्ति की जो है कुछ बेसिक्स नीड है, कुछ हायर नीड है। अगर बेसिक्स नीड कंप्लीट होंगी तो ही वो हायर नीड की तरफ मोटिवेट करेगा। तो जो बेसिक्स नीड थी उसमें सबसे पहले आती है साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि उनका पहला जो हायरार्किकल का बेस था वो था साइकोलॉजिकल नीड्स, प्राथमिक व शारीरिक आवश्यकताएं। ये जो आवश्यकताएं थी ये वो आवश्यकताएं थी जो मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि भूख प्यास की आवश्यकताएं, भोजन की आवश्यकताएं, सोने की आवश्यकताएं। तो ये सारी जो आवश्यकताएं आती हैं वो सारी प्राथमिक व शारीरिक आवश्यकताओं में उन्होंने रखी। उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं या प्राथमिक आवश्यकताएं जो हैं अगर वो पूरी हो गई हैं तो वो ही सेफ्टी नीड की तरफ जाएगा। जैसे कि एक कॉमन से एग्जांपल हम ले लेते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी भी जंगल में रहेगा तो वो सबसे पहले क्या खोजेगा, वो खोजेगा अपने जिंदा रहने के लिए बेसिक आवश्यकताएं क्या है। और क्या होगी बेसिक आवश्यकताएं, भोजन। उसका भोजन कहाँ है, वो कहाँ सोएगा, वो किस अगर उसे मतलब नींद आ रही है तो वो सो जाए,
या फिर ये सब सारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या आवश्यकताएं होंगी, वो शारीरिक आवश्यकताएं होंगी। फिर उसकी आवश्यकता जो है, जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो वो दूसरी हायरार्की की तरफ बढ़ेगा, और जिसकी जो भी एक बेसिक नीड है जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं। जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसे ही आगे फॉलो करते हैं हम। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा, तो वो क्या ढूंढेगा सबसे पहले कि उसको कहीं रहने खाने पीने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढेगा वो, ताकि अगर उसे वो सुरक्षित स्थान मिल जाए तो उसे किसी भी दुश्मन से या किसी भी जंगली जानवर से बचने के लिए अपनी आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता उसे महसूस होगी, तो वो एक सुरक्षित स्थान ढूंढेगा। तो दूसरी उसकी नीड होगी सुरक्षा की आवश्यकताएं। अब हम तीसरी बात करते हैं। जब उसकी ये सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, वो अपना छोटा सा घर बना लेता है या फिर कोई भी ऐसी जगह ढूंढ लेता है जो उसे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगती है, तो वो तीसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। उसे लगेगा कि अब मेरे पास जो है, यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई संगी साथी होना चाहिए था, अगर मेरे पास कोई और होता तो बहुत अच्छा रहता। वो ढूंढने की कोशिश करता है अपने लिए स्नेह संबंध की आवश्यकताएं उसकी आ जाती है तीसरे लेवल पर। ये भी उसकी बेसिक्स नीड ही है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वो स्नेह व संबंध की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है। वो खोज करता है कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसका फ्रेंडशिप जिससे उसकी अच्छी हो, उसके कोई प्यार करने वाला हो, उससे अच्छी तरह से बातचीत करने वाला हो। यानी कि ये सारी आवश्यकताएं जो हैं उसकी, जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो वो इस आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब ये वाली आवश्यकताएं उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, उसे कोई ऐसा साथी मिल जाता है जो, या फिर उसके रिश्तेदार वगैरह मिल जाते हैं, तो वो क्या करेगा, अब समाज में अपनी सम्मान की आवश्यकताएं ढूंढता है, जिसे हम बोलते हैं स्टीम की आवश्यकता। ये जो है ये हायर लेवल की आवश्यकताएं हैं। बहुत से व्यक्ति ये हायर हैं, ये लोअर हैं, या हम इसे बेसिक्स भी कह सकते हैं। हायर लेवल की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, जिनके पास घर भी अच्छा खासा है, जिनके पास स्नेह में संबंध भी है, मतलब मित्र भी हैं, परिवार भी है उसके पास, तो वो अब क्या करेगा, समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा, पद के लिए काम करेगा, या फिर वो आसपास के जो भी सम्मान होगा उससे चाहेगा कि उसे सम्मान मिले, वो जो उसकी कम्युनिटी है उसमें उसे आदर प्राप्त हो। तो ये जो सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं वो इन सारी आवश्यकताओं के बाद में आती है। पहले तो वो ये बेसिक्स नीड्स को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले वो प्राथमिक व शारीरिक आवश्यकताएं की तरफ जाएगा, फिर वो सुरक्षा की आवश्यकता को कंप्लीट करेगा, फिर वो स्नेह में संबंध की आवश्यकता को कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसकी सम्मान की आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है। अब जब यहाँ तक सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति था, एग्जाम्पल के तौर पे, जो वो व्यक्ति था जो जंगल में था और जंगल में उसकी पहले भूख की आवश्यकताएं कंप्लीट होगी, उसे भोजन मिल गया है, उसने अपना घर भी बना लिया है, छोटे साइज से जगह मिल चुकी है जो जहां पर वो रह सके। उसके बाद उसे अपने आसपास 2-4 लोग भी मिल गए जिससे वो प्यार करे, जो उसे प्यार करे और संबंध उसके मतलब बन जाए। ऐसे अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो फिर वो सम्मान की आवश्यकताएं खोजेगा। यानी कि जो उसकी कम्युनिटी है जहां पर वो रहता है वहां पे उसे एक आदर मिले, एक पद मिले, जो ताकि जो दूसरे लोग हैं उससे वो अधिक ऊंचा रह सके। जब उसकी ये सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी वो इस तरफ झुकेगा। लास्ट आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। आत्म सिद्धि होती है लास्ट में व्यक्ति सोचता है जब उसके पास ये सब चीज अच्छा होता है, अच्छा घर है, अच्छा बड़ा है, वो जो है व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर समाज में रहने वाला व्यक्ति है, वो सम्मानित व्यक्ति है, उसे सब लोग जानते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। लास्ट में आदमी क्या सोचेगा कि ये सब चीज तो हो गई, अब मुझे क्या है कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जो मेरी आत्मा को शांति दे, मतलब जो वो बनना चाहता था लेकिन किसी कारण से बन नहीं पाया, या इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो लग गया। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइंग करना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था, तो वो चित्रकारी की तरफ झुकेगा। जब उसका काम हो जाता है, जो उसके मन में जो होती है, जो चीजें उसने अमूर्त मन में डाल दी थी कि पहले ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद ये वाली आवश्यकता पूरी होती है। अब
आती है कि अब हमारे पास ये सब चीजें तो हैं, अब हम क्या करें, अब हम यही कॉमन बढ़ते चले जाएं, या फिर वो अपने आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ेगा कि हमें क्या होना चाहिए था। अगर मुझे एक टीचर होना चाहिए था, वो कोशिश करेगा कि उस फील्ड में, अगर वो खुद भी ना बन जाए, उस फील्ड में उसका कुछ ना कुछ योगदान रहे। तो वो लास्ट की होती है आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। मैस्लो ने ये जो हायरार्की दी थी, वो दी थी उसने 1954 में। मैस्लो ने ये भी बताया था कि जब पहली आवश्यकताएं पूरी होगी तब दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथी पे जाएगा और लास्ट वाली पे जाएगा। यानी कि इस तरह से वो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया भी है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति है, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी मिले हैं कि जो व्यक्ति है वो कभी कभी क्या करता है, अपने बारे में न सोच के, कोई भी भूखा व्यक्ति होगा वो अपने बारे में न सोच के दूसरे के बारे में भी सोच लेता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं भगत सिंह का, तो भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी भूख प्यास की, खाने की या सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबंध की आवश्यकता है, उनके पास सब चीज हो सकती थी अगर वो एक नॉर्मल लाइफ जीते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले किसे चुना, आत्म सिद्धि को चुना। वो चाहते थे कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, इसलिए उन्होंने ये आवश्यकताएं छोड़कर सबसे पहले आत्म सिद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश करी। तो इसके जो थे मतलब बहुत सारे एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो आप इनका हायरार्की थी, इस हायरार्की को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे मैस्लो इम्पोर्टेंट है आपका अभिप्रेरणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, होगी तभी वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी पाए गए जिनकी पहले सेफ्टी की, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं भी है, जो किराए पर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपने सम्मान के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए काम कर देते हैं। उसके लिए जो है दूसरी चीजें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब तक ये बेसिक्स नीड भी कंप्लीट ना हो तभी भी। तो इसको आगे जब स्टडी किया गया तो जो एक साइंटिस्ट थे हमारे साइकोलॉजिस्ट मैक्मिलान, उन्होंने फर्दर स्टडी किया और फर्दर स्टडी करके उन्होंने दी थ्योरी ऑफ नीड्स। उनकी थ्योरी ऑफ नीड जो थी वो इसी पर बेस्ड थी, लेकिन बस आगे उन्होंने फर्दर डिविडेशन दूसरी तरह का कर दिया था। उन्होंने क्या करा था, एक्वायर्ड मोटिव्स जो थे उन्हें स्टडी किया था, और उनके स्टडी पर उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है, जो उसकी आवश्यकताएं, जो जन्मजात आवश्यकताएं होती है, उनके अलावा जो वो अभिप्रेरित होकर काम करता है, उसके बेसिस पर उन्होंने आवश्यकता को 3 तरह से डिवाइड किया। नीड फॉर, जिसे हम पहले बोलते हैं नीड फॉर अचीवमेंट, need for power and need for affiliation। यानी कि अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, अभिप्रेरणा, प्रभुत्व और सम्मान। ये थी उनकी 3 थ्योरी ऑफ नीड के 3 पॉइंट्स थे, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ये हमारा अभी तक का पार्ट जो है, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि मोटिवेशन के डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं। 3 तरह के अप्रोचेस हमने उसमें पढ़े। फिर हमने मैस्लो का आवश्यकताओं का वर्गीकरण पढ़ा, जो कि एक हायरार्की थी। और उसके बाद हमने डेविड मैक्मिलान के बारे में पढ़ा, जिसे पूछ लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ नीड्स किन्होंने दी है अपने आपके, तो वो हम डेविड मैक्मिलान की छोटा सा हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हम जो अदर थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।